कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को अध्याय 14 से आईएमपी प्रश्न बता देता हूँ। तो अध्याय 14 में दिया है, ध्वनि दिया हुआ है, ठीक है। ध्वनि वाले अध्याय देख लेते हैं। ध्वनि वाले अध्याय को मैं आपको समझा भी दूंगा। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, जैसे ही हम पृथ्वी के ऊपर की ओर जाने लगेंगे तो जो ध्वनि है ना, वो हमें कम सुनाई देगी। क्यों कम? इसलिए क्योंकि ऊपर में वायु कम होने लगता है, और वायु है ना, वायु की सघनता पर ये निर्भर करता है। जितना सघन वायु रहेगा उतना ज्यादा हम किसी की आवाज को सुन सकते हैं, और जितना ज्यादा वायु की सघनता कम होते जाएगा आवाज में कमी आने लगता है, ठीक है। तो यही कारण है कि पृथ्वी के ऊपर जाने पर ध्वनि क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। दूसरा देखो, क्या अंतरिक्ष में भी ध्वनि सुनाई देगी? तो नहीं, जहां वायु नहीं है वहां पे ध्वनि आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगी, इसलिए डायरेक्ट एक शब्द में उत्तर है नहीं। तीसरा है, बारिश के मौसम में बिजली कड़कड़ाने पर हमें रोशनी पहले दिखाई देती है और कड़कड़ाने की ध्वनि कुछ क्षण बाद सुनाई देती है, ऐसा क्यों? तो देखो, इसका एक सिंपल टॉपिक है, मतलब एकदम सिंपल सा एक्सप्लेन है इसका। जो प्रकाश होता है उसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा होता है, सीधी सी बात। प्रकाश की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा होता है, इसलिए बिजली जब कड़कती है ना, तो उसकी कड़कड़ाने की जो लाइटनिंग है वो पहले दिखाई देता है। उसके बाद 3 से 4 सेकंड बाद ना आपको उसके जो साउंड है, ठीक है, बिजली कड़कड़ाने के बाद जो आवाज आता है उसके बाद उसके साउंड जो है बाद में आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो देखो, इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न देखो, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने पर क्या वहां अंतरिक्ष यात्री बात कर पाएंगे? कारण दीजिए। तो बिल्कुल नहीं। अगर वायुमंडल नहीं है तो वहां पे हवा नहीं होगा, हवा नहीं है तो इसका मतलब है कि वहां पे अंतरिक्ष में, मतलब अंतरिक्ष यात्री वहां पे बात नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या उत्तर दे रहे हैं एक बार देख लेते हैं पढ़ के। ध्वनि संचरण के लिए स्रोत व स्रोतों के मध्य पदार्थ के माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है, मैं वही चीज बता रहा था आपको, ठीक है। जो ध्वनि ऊर्जा को संपीड़न एवं विरल के रूप में कंपन के माध्यम से स्थानांतरित करती है। पृथ्वी पर पदार्थ माध्यम के रूप में वायुमंडल में जो ध्वनि ऊर्जा स्थानांतरित का कारण है, ठीक है। तो ये वही चीज बताना चाह रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि इन्हें माध्यम की आवश्यकता है, बिना माध्यम के हम बात नहीं कर सकते, और हमारा माध्यम क्या होता है, वायु होता है। तो मैं यही चीज बता रहा हूँ कि जहाँ पे वायु नहीं है वहां पे हम बात नहीं कर सकते। तो वायु नहीं है मतलब वायुमंडल नहीं होगा, तो चंद्रमा में वायुमंडल ही नहीं है, तो वायुमंडल नहीं है तो हम वहां पे बात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिंपल एक्सप्लेन मैंने आपको दिया है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ध्वनि के कौन से अभिलक्षण से आप किसी कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज को पहचान लेते हैं, ठीक है। तो कैसे पता चलता है कि वो हमारा मित्र है, ठीक है। तो इसका देखो कारण क्या है, ध्वनि के पिच या तारत्व, ठीक है, तारत्व होता है एक, जैसे कि लड़कों का जो तारत्व होता है और स्त्रियों का तारत्व होता है, ठीक है, दोनों बहुत अंतर है, ठीक है। देखो क्या कहना चाहता है, जो उसकी आवृत्ति के अनुरूप होती है, अनुरूप होती है से हमें किसी व्यक्ति की आवाज को पहचानते हैं। समानतः दोलन करने वाली प्रत्येक वस्तु की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, कुछ विषम परिस्थितियों को छोड़कर, जिससे उत्पन्न ध्वनि का पिच या तारत्व भी भिन्न भिन्न होता है। संगीत की भाषा में तारत्व या पिच को सुर या स्वर भी कहा जाता है। देखो, हर एक व्यक्ति का जो तारत्व होता है ना वो अलग अलग होता है, ये बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैंने इस प्रश्न का उत्तर पढ़ा तो इसके कहने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति का जो तारत्व है वो अलग अलग होता है। इसलिए क्या है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो उसकी आवाज को हम आसानी से पहचान लेते हैं, सीधा सा, यही इसका उत्तर है, ठीक है। ये बहुत सारा फालतू चीज दिया रहता है यहाँ पे, लेकिन समझाना नहीं चाहता ये, तो मैं आपको समझा के बता रहा हूँ। देखो, संपीड़न एवं विरल को सचित्र समझाई गया है। अब सचित्र से समझाना है तो देखते हैं इसका चित्र है कि नहीं, चित्र होगा तो मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे है, देखो ये वाला चित्र है, ठीक है। तो चित्र के माध्यम से समझाने के लिए बात कर रहा है। अब संपीड़न और विरल देख लेते हैं, संपीड़न और विरल क्या होता है। तो देखो यहाँ पे ध्वनि, देखो यहाँ पे उत्तर है, ध्वनि तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है, और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन स्रोत की ऊर्जा के कारण विक्षोभ आगे बढ़ जाता है, ठीक है।
इसके बाद देखो, ध्वनि की संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपनमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वस्तु को धक्का देकर संपीड़न करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। तो संपीड़न का मतलब यहाँ पे बताया, ठीक है। विरल का मतलब मैं देख रहा हूँ, संपीड़न को पहले समझते हैं। तो संपीड़न ही बताया है, ठीक है। देखो यहाँ पे संपीड़न एवं विरल को सचित्र समझाइए कह रहा है। तो हम संपीड़न की परिभाषा को देखेंगे और विरल की परिभाषा को एक बार और देख लेते हैं। क्या कह रहा है संपीड़न की परिभाषा? ध्वनि की संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। बिल्कुल है, सामान्य माध्यम। ध्वनि में ही ध्वनि जो है वायु के माध्यम से ही फैलता है। जब कोई कंपनमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वस्तु को धक्का देकर संपीड़न करती है और इस प्रकार की उच्च दाब का क्षेत्रफल उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। जब कंपनमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम विरल कहते हैं। देखो यहाँ पे अंतर स्पष्ट हो गया, ठीक है। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, परिभाषा में पता चल गया। देखो संपीड़न जब भी होता है तो उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है और जब विरल होता है तो निम्न दाब का क्षेत्रफल उत्पन्न होता है। कैसे? जब हम आगे की ओर बोलते हैं तो आवाज बहुत साफ और अच्छे से सुनाई देगा, लेकिन पीछे वाले व्यक्ति को जरूर नहीं है कि वो अच्छा सुनाई दे। क्यों? क्योंकि वहां पे निम्न दाब है, आवाज जो है आगे की ओर जा रहा है ना कि पीछे की ओर, इसलिए पीछे वाले व्यक्ति को वो कम सुनाई देता है, तो उसे हम विरल कहते हैं और आगे की ओर जाने वाले को संपीड़न कहते हैं, ठीक है। तो यही अंतर है यहाँ पे। और समझाने के लिए कहा था सचित्र, तो ये सचित्र आप लोग देख लो, ठीक है। आगे देखो, चौथा प्रश्न क्या है? ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रयोग द्वारा समझाइए। बिल्कुल माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर मान लो, देखो यहाँ पे मैं आपको ऐसी बताता हूँ। देखो वायु से भरी गिलास के अंदर मोबाइल का बजना, ठीक है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे कोई भी हवा नहीं है, निर्वात है, ठीक है, हवा नहीं है, इसमें हवा ही नहीं है। अब दोनों में कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को कॉल कर रहे हैं, तो इसमें हवा है इसलिए इसका आवाज बाहर की ओर आने लगेगा, लेकिन इसमें हवा नहीं है इसलिए इसका आवाज बाहर की ओर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हवा ही नहीं है तो बाहर आवाज कैसे आएगा? बिना माध्यम के कोई भी साउंड आगे की ओर नहीं बढ़ सकता, इसलिए हवा है उसमें साउंड होगा और इसमें साउंड नहीं होगा। चलो आगे देखो, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे पांचवा है, टिप्पणी लिखना है इन टॉपिकों पे। देखो ईसीजी, ठीक है, इको कार्डियोग्राफी पे लिखना है, अल्ट्रासोनोग्राफी पे और सोनार पे लिखना है। तो सोनार के बारे में मुझे पता है, अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है और न ही मैंने ईसीजी के बारे में पढ़ा है, इकोर्डियोग्राफियों के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, मुझे भी और आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, ये जो ईसीजी है के रूप में पराध्वनि का उपयोग पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय को प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को ईसीजी या कार्डियोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कहा क्या गया है कि जो तरंग है वो हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित, मतलब टकरावा के, परावर्तित का मतलब क्या होता है, उससे टकराता है ना, परावर्तित करके हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है, मतलब हमारा हृदय कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ये क्या है, जब कोई इंसान पीड़ित होता है ना बीमार से और हृदय रोग होता है तो इसका उपयोग किया जाता है, ईसीजी का मतलब इकोकार्डियोग्राफी का उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है, देखो मुझे स्पष्ट पता चल गया, मैं आपको अब समझा सकता हूँ। इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है कि एक प्रकार की ये ध्वनि होता है जिसे हम पराध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि को शरीर के अंदर भेजा जाता है जहां पे हमें प्रतिबिंब लेना होता है। प्रतिबिंब किसका लेना है? हृदय का, ठीक है। हृदय जिन लोगों को रोग रहता है तो उनका हृदय कैसा है, तो उनका प्रतिबिंब बनाना है, तो इस पराध्वनि को भेजा जाता है। पराध्वनि जब टकराने लगता है और टकरा के वापस आने लगता है, तब ये जो पराध्वनि के माध्यम से एक चित्र का निर्माण होता है और वो चित्र किसका होता है? हृदय का होता है, ठीक है। तो हृदय के लिए ईसीजी मतलब इकोकार्डियोग्राफी का उपयोग किया जाता है। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है? ये भी पराध्वनि है, ठीक है, पराध्वनि सूचक होता है
अब अल्ट्रासोनोग्राफी होता है जब हम शरीर के अंदर के हिस्से को, देखो ऐसे ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। शरीर के अंदर के हिस्से में अगर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, उसका पता लगाना है। और ये मांस में होता है ना कि हड्डी में। हड्डी के लिए एक्सरे होता है, ठीक है। ये अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है वो मांस के लिए होता है। अगर मांस में कोई चीज में वृद्धि हो रहा है तो कैंसर जैसे रोग होता है, हो सकता है वहां पे इन्फेक्शन है, दाना दाना है, तो उसको पता लगाने के लिए सोनोग्राफी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इससे बहुत से बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। समझ में आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। इसके बाद देखो सोनार। ये सोनार क्या है? सोनार जो है ना, ये समुद्र से गहराई या किसी चीज की दूरी, ठीक है, इसका पता लगाया जाता है। लेकिन पानी के नीचे ही ये सोनार का उपयोग किया जाता है। तो मतलब उसकी गहराई कितनी है, गहराई का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे है सितार की ध्वनि तथा सितार की ध्वनि की तीक्ष्णता को कम करने के लिए आप कौन से उपाय करेंगे, ठीक है। तो उपाय बता रहे हैं। तो देखो सितार की भीतरी भाग खोखला होता है जिससे उपस्थित रिक्त स्थान के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है जो ध्वनि को मधुरता को बढ़ाती है, ठीक है। तो ये उपाय हो गया। आप इसको पूरा पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने शॉर्टकट में उत्तर बता दिया। समझाइए कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है। कैसे पता चलेगा कि अनुदैर्ध्य है? तो देखो जब तरंग का संचरण होता है तो माध्यम के कण का स्थानांतरण नहीं होता है, अपितु वह अपने मूल स्थिति के सापेक्ष कंपन या दोलन करते रहता है। तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों के दोलन की दिशा के आधार पर तरंग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चित्र में बताया है, चित्र में क्या बताया कि अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में बताया है। तो देखो ये इस तरह से खींच रहा है और इस तरह से यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सिकुड़ रहा है। यहाँ पे खींच रहा है, उसको वापस भेज रहा है। तो दोनों तरंगे अलग अलग होती है, खींचना अलग होता है और भेजना अलग होता है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी बताई है, ठीक है, बताई गई है। देख लो उत्तर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ तक और है क्या, हाँ यहाँ तक के, ठीक है। ये रहा, इसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाए। चलो मैं ही पढ़ के बता देता हूँ। वे तरंगे जिसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होती है उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। परिभाषा आपको पता चल गया। किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में संचरित होती है, अतः ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, कह रहा है, ठीक है। पता चल गया ना। आगे देखते हैं। इसके बाद देखो आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है? तरंग के वेग, आवृत्ति तथा अनुदैर्ध्य को सचित्र परिभाषित कर इनमें संबंध व्युत्पन्न करे एवं आयाम व आवर्त काल को परिभाषित कर आवृत्ति एवं आवर्त काल में संबंध बताइए, कह रहा है। तो इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। इसका उत्तर आपको दिखा रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद इसका कुछ हिस्सा जो है ना यहाँ पे है, ये रहा। और इसका और भी है, आयाम के लिए भी बताया ना। अभी तरंगदैर्ध्य के लिए हो गया, तरंगदैर्ध्य क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आयाम के लिए उत्तर लिखोगे तो आयाम ये रहा, और फिर अंतिम है आवर्तकाल, ठीक है। आवर्तकाल और एक और होगा, आवृत्ति और होगा, ठीक है। आवृत्ति के लिए देख लेते हैं। और यहाँ पे आवृत्ति है, ठीक है, ये आवृत्ति है, ठीक। और ये ध्वनि तरंगों का वेग, और फाइनल उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो नौवां प्रश्न क्या है। यहाँ पे अब गणितीय वाला प्रश्न आ गया ना। तो गणितीय वाले प्रश्नों में ज्यादातर तो बहुत कम आते हैं, मतलब गणितीय वाले तो जितना इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। गणितीय प्रश्न नहीं के बतौर आते हैं, तो इसके आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको इसका उत्तर अब दिखाते जाता हूँ। मेन प्रश्न मैंने आपको सारे प्रश्नों को दिखा दिया है, ठीक है। इसका आधा हिस्सा यहाँ पे है। फिर 10वां प्रश्न देखो, ये रहा 10वां का उत्तर, ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न दिखाता हूँ, इसका कुछ उत्तर यहाँ पे है। अब 11वां देखो, ये रहा 11वां, और इसका उत्तर दिखाता हूँ यहाँ तक के, ठीक है। अब 12वां देखो, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर कह रहा है। तो ये उत्तर आपको लिखना है, ठीक है, सभी को। ये वाला ये गणितीय प्रश्न नहीं है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट में लेना है। फिर इसके बाद दिखाता हूं मैं आपको ये 13वां प्रश्न, ठीक है, 13वां प्रश्न, और इसका आधा सोल्यूशन यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट है अंतिम प्रश्न, यही है, ये रहा 14वां प्रश्न,
और इसका आधा उत्तर यहाँ पे है। इस तरह से ये अध्याय पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय को मैं आपको बताऊंगा।